नमस्कार साथियों, क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को जैसा कि पता होगा बीएसटीसी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 28 अगस्त को बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी आशा करता हूं तैयारी में लगातार जुटे हुए होंगे, लगातार तैयारी में लगे होंगे। उसी के साथ मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर का एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। जीके से संबंधित जो मॉडल पेपर है वो बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ। पर डे रोज़ एक मॉडल पेपर, एक टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मॉडल पेपर से आपका जीके में जो स्तर है, आपका जो लेवल है, उसको चेक कीजिए कि आपने जो तैयारी की है वो आपके कितने काम की है, कितने प्रश्न हैं जो आपको आ रहे हैं, कितने प्रश्न हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, कितने प्रश्न हैं जिनसे आप अलग प्रश्न बना सकते हो। आप अगर यदि उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसको कर सकते हो। तो चलिए साथियों, मेरा नाम है अंकित भार्गव। आप क्यूज कंपटीशन क्लासेज के चैनल पर हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारी ये टेस्ट सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है हमें, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया। ये प्रश्न आपको देखने में जितना आसान लग रहा होगा, मैं आशा करता हूँ सभी को आसान लग रहा होगा। और आने वाले 30 से 35 जो प्रश्न मैंने आपके लिए समाहित किए हैं इस मॉडल पेपर में, वो सभी आपको आसान ही लगें। ये इस तरह का मैंने ख्याल रखा है, इस तरह का इसमें एक मैंने सिस्टम बनाया है कि सभी आपको आसान लगे। लेकिन यदि वो इससे टफ प्रश्न पूछ लेता है तो उसको कैसे हल करेंगे, उसी के संदर्भ में ये मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं कि यदि ये प्रश्न पूछा, मान लीजिए आपने कर लिया, लेकिन इससे संबंधित कोई और प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, ये देखने का ही तो काम है इस मॉडल पेपर में। तो चलिए देखिए, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए हमें ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन दे रखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, के.एम. मुंशी ने, गोकुललाल असावा ने, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बन दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, गोकुललाल असावा, या इनमें से कोई। देखिए मत्स्य संघ को एक बार आप ढंग से देख लीजिए। मत्स्य संघ से प्रश्न सर्वाधिक राजस्थान के एकीकरण में किसी भी चरण से प्रश्न नहीं पूछे जाते, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम चरण से और 7वें चरण से, सर्वाधिक प्रश्न। क्योंकि 7वें चरण का भी आपको पता है कि क्यों पूछे जाते हैं, और प्रथम चरण से इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या आई थी वो प्रथम चरण के एकीकरण में आई थी। तो देखिए मत्स्य संघ कब हुआ, 18 मार्च 1948। ठीक है, ये इसकी डेट आप याद रखिए, 18 मार्च 1948। रियासतें कौन कौन सी थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्लस निमराना ठिकाना था उस समय, किस में पड़ता था, निमराना अलवर में पड़ता था। पूछा जाए निमराना ठिकाना किस में पड़ता है तो अलवर में पड़ता है। राजस्थान के एकीकरण में 3 ठिकाने थे, पहला था निमराना, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था लावा। कुशलगढ़ पड़ता है बांसवाड़ा में और लावा पड़ता है टोंक में, उस समय एकीकरण के समय टोंक में। ठीक है, तो रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। निमराना ठिकाना को इसमें सम्मिलित किया, मतलब 4 रियासतें और 1 ठिकाने को प्रथम चरण में मत्स्य संघ में सम्मिलित किया। 18 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। इसका राज प्रमुख पूछा जाता है, हमेशा राज प्रमुख पूछा जाता है तो उदयभान सिंह है। कौन है साथियों, उदयभान सिंह। कहाँ के हैं ये, धौलपुर के। उदयभान सिंह धौलपुर नरेश है ना, धौलपुर के उदयभान सिंह धौलपुर के। उपराज प्रमुख पूछे, उपराज प्रमुख गणेश पाल। उपराज प्रमुख कौन है, गणेश पाल। कहाँ के हैं, करौली के। मत्स्य संघ की आपसे राजधानी पूछे, राजधानी किसको बनाया था, अलवर को। राजधानी किसको बनाया, अलवर को। और मत्स्य संघ का आपसे कहाँ उद्घाटन हुआ पूछे तो लोहारगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ, लोहारगढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर। किसने किया पूछ ले तो NV गॉडविल ने। किसने किया, NV गॉडविल ने। देखिए, ये आपका संपूर्ण मत्स्य संघ कंप्लीट यहाँ से हो चुका है। मत्स्य संघ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने मैंने एक बोर्ड पर प्रस्तुत कर दिए। देखिए, मत्स्य संघ कब हुआ, 18 मार्च
1948 को ये राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, ये भी याद रखना भैया, नहीं सारा तो याद कर लो और इसी को भूल जाओ कि प्रथम चरण, ठीक है। तो मत्स्य संघ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। रियासतें, 4 रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्लस एक ठिकाना, ठिकाना कौन सा? निमराना, कहाँ पड़ता है? अलवर में। उसके अलावा राज प्रमुख कौन था? उदय भान सिंह था, धौलपुर नरेश है। उपराज प्रमुख पूछा जाए तो गणेश पाल था, करौली के नरेश हैं। और उसके अलावा राजधानी आपसे पूछ ली जाए मत्स्य संघ की किसको बनाया तो अलवर को बनाया था। उद्घाटन पूछा जाए कहाँ किया था तो भरतपुर में, लोहारगढ़ दुर्ग में किया था। किसने किया था? NB गॉडविल ने किया था। ये मत्स्य संघ से संबंधित यदि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके सामने कंसेप्ट एक ही बोर्ड पे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो प्रश्न है, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? मत्स्य संघ का नामकरण किया था KM मुंशी ने, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं अपन। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उसने भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, बंजारा जनजाति से या सहरिया जनजाति से। शिकारी नृत्य, देखिए हमेशा किसी भी जनजाति का वो नृत्य पूछता है तो जो फेमस नृत्य है उसको पर्टिकुलर वो एक लाइन में पूछ सकता है कि शिकारी नृत्य, जिस तरह इसमें पूछा है शिकारी नृत्य किससे संबंधित है, ऐसे पर्टिकुलर एक नृत्य को पूछता है यदि वो फेमस है तो। नहीं तो बाई चांस वो 3-4 नृत्यों की एक साथ सीरीज देता है और उसके बाद पूछता है फाइंड आउट कौन सी उससे जनजाति से संबंधित है। तो हमसे एक उसका पूछा है तो देखिए शिकारी नृत्य बेसिकली सहरियाओं का नृत्य है। शिकारी नृत्य किससे संबंधित है? सहरियाओं से। और शिकारी ना पूछे तो एक और नृत्य है उनका स्वांग, कौन सा है? स्वांग। तो स्वांग नृत्य और शिकारी नृत्य दोनों किससे संबंधित है? सहरियाओं से। चलिए भीलों का देखते हैं एक बार। भीलों का पूछेगा आपसे चक्री नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से। एक और पूछ सकता है आपसे हाथी मना किससे संबंधित है? भीलों से। ये दोनों मोस्टली हैं, चक्री नृत्य और हाथी मना नृत्य। चलिए गरासिया से पूछता है वो ज्यादातर बालर के अलावा लूर, कूद, ये गरासियाओं से संबंधित है, ठीक है। चलिए बंजारा जनजाति का नृत्य एक ही है, मछली। कौन सा नृत्य है? मछली। तो ये वो नृत्य हैं जो नृत्य पर्टिकुलरली एक लाइन में वो आपसे पूछ सकता है। बालर नृत्य किससे संबंधित है, पूछ सकता है मछली नृत्य किससे संबंधित है, स्वांग किससे संबंधित है। जैसे हमारे सामने शिकारी पूछा है, शिकारी किसका नृत्य है? सहरिया जनजाति का। थोड़ा सा बालर के बारे में आप ये याद रखें कि ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, सबसे धीमी गति से किया जाता है, सबसे मंद गति से किया जाता है। और पर्टिकुलरली क्षेत्र पूछ ले बालर का तो सिरोही, क्षेत्र पूछ ले तो सिरोही। यदि सीरीज में पूछे तो सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनको आप इसके साथ बालर के साथ जोड़िए। तो चलिए जो अपना प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल ही गया होगा, शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति संबंधित। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, केमिकल रिवर किस नदी को कहा जाता है? केमिकल रिवर किस नदी को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें, लूणी नदी को, जोजरी नदी को, सूखड़ी नदी को या बांडी नदी को। लूणी नदी को, जोजरी नदी को, सूखड़ी नदी को या बांडी नदी को। ये जो सभी सहायक नदियां हैं ये सभी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की सारी नदियां हैं, पश्चिमी राजस्थान में बहती हैं। केमिकल रिवर बांडी नदी को कहा जाता है। लेकिन एक बार आप लूणी नदी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझे। लूणी नदी का उद्गम पूछा जाता है, हमेशा सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न लूणी नदी का उद्गम है तो नागपाड़ी अजमेर से ये निकलती है, नागपाड़ी अजमेर। लूणी नदी का उद्गम आपसे सर्वाधिक पूछा जाता है नागपाड़ी अजमेर से। इसका अफवाह क्षेत्र भी पूछा जाता है। अफवाह क्षेत्र की ट्रिक है अपना बजाज। लूणी नदी की अफवाह क्षेत्र की ट्रिक है अपना बजाज। ऐसे अजमेर जहाँ से ये निकलती है, पैसे पाली में जाती है, ना से नागौर में जाती है, वैसे बाड़मेर में जाती है, जहाँ से जालौर में जाती है और जैसे जोधपुर में जाती है। तो ये लूणी नदी का अफवाह क्षेत्र है। शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें, लूणी नदी की शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें, अपना बजाज। ऐसे अजमेर, वैसे पाली, नैसे नागौर, वैसे बाड़मेर, जैसे जालौर, जैसे जोधपुर। ये लूणी नदी। सहायक नदी सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, ये ट्रिक है। सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, गुइया, सारी लूणी नदी की सहायक नदियाँ। केमिकल रिवर किसको बोलते हैं? बांडी को। ये उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें छज्जू सिंह को, ऑप्शन 2 दे रखा है इकराम को, ऑप्शन 3 दे रखा है हमें ट्रेंच को। राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर ये निमुचना हत्याकांड से संबंधित है, निमुचना हत्याकांड से संबंधित है। निमुचना जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित है। छज्जू सिंह नाम के व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी निमुचना में, जो क्षत्रिय महासभा का जो वहाँ पे अधिवेशन चल रहा था, या जो ब्राह्मण और राजपूत जो एकत्रित हुए थे अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं छज्जू सिंह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना कब की? राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना कब की? प्रश्न है हमारा। ऑप्शन 1 दे रखा है 1918 में, ऑप्शन 2 दे रखा है 1919 में, ऑप्शन 3 दे रखा है 1920 में। देखिए थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान लोक सेवा संघ, राजस्थान देखिए थोड़ा सा आप इसको अच्छे से याद रखें। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा में हुई। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। स्थापनकर्ता कौन कौन है? स्थापनकर्ता में सबसे पहले आप याद रखना विजय सिंह पथिक से। 1 लाइन में प्रश्न पूछे, बहुत सारे ऑप्शन हो तो आप हमेशा विजय सिंह पथिक पर जाना। विजय सिंह पथिक ही इसके स्थापनकर्ता हैं। उसके अलावा इनके साथ थे माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, रामनारायण चौधरी थे, सॉरी, तो ये इनके साथ थे। तो राजस्थान सेवा संघ या राजस्थान लोक सेवा संघ इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और स्थापनकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे और रामनारायण चौधरी थे। इसके अलावा इसका मुख्यालय अपने राजस्थान में ट्रांसफर किया अजमेर। कहाँ किया मुख्यालय? अजमेर। अजमेर में कब किया? 1920 में। तो देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1918, 1919 और क्या दे रखा है? 1920। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। जबकि अजमेर ट्रांसफर कब किया? 1920 में। ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट राजस्थान सेवा संघ के बारे में याद जरूर रखें। चलिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने कब प्रवेश लिया? बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था राजस्थान में, उसमें विजय सिंह पथिक ने कब प्रवेश लिया? ऑप्शन 1 दे रखे हैं हमें 1897 में, ऑप्शन 2 1916, ऑप्शन 3 1927 में। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के कितने चरण थे? 3। प्रथम चरण था 1897 से लेकर 1915 तक। प्रणोता कौन थे इस चरण के? प्रणोता पूछे या संचालक पूछे, साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास। ठीक है, ये प्रथम चरण। और पूछे इसमें सहायक कौन कौन थे? तो एक व्यक्ति आते हैं नानाजी, एक व्यक्ति है ठाकरी पटेल। ये आपका प्रथम चरण। इसके अलावा प्रथम चरण में कुछ नहीं है। नानाजी ठाकरी पटेल से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछा गया, तो यही पूछा गया है कि किन 2 व्यक्तियों को मेवाड़ महाराणा के पास भेजा गया था? तो नानाजी और ठाकरे पटेल दोनों को भेजा गया था। इनको कृष्ण सिंह के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है बिजोलिया से। इन दोनों व्यक्तियों को वहां भेजा जाता है। हामिद हुसैन नाम की समिति का यहाँ गठन किया जाता है प्रथम चरण में। हामिद हुसैन जो कि किसानों की बातों को सही बताते हैं, बोलते हैं कि सही बात है, किसानों पर उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत सारे कर वसूले जा रहे हैं। तो ये आपके सामने प्रथम चरण। उसके बाद द्वितीय चरण इसका आता है प्रताप, यहाँ चित्तौड़गढ़ में जलसा चल रहा होता है, विद्या प्रचारणी सभा का जलसा। तो द्वितीय चरण आप द्वितीय चरण में कौन आ जाते हैं? द्वितीय चरण शुरू होता है 1916 से। कौन आते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन आते हैं? विजय सिंह पथिक आते हैं द्वितीय चरण में। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के साथ कौन होते हैं? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और कौन होते हैं? प्रेम भील,
ये द्वितीय चरण। द्वितीय चरण आक्रोश का समय वो था, चरण था। इसमें सर्वाधिक इन्होंने बैठकें की, सर्वाधिक अधिवेशनों को अटेंड किया। कानपुर अधिवेशन में गए, नागपुर अधिवेशन में गए, मुंबई अधिवेशन में गए, अमृतसर अधिवेशन में गए, प्रियदर्शनी लगाई। द्वितीय चरण में सर्वाधिक उथल पुथल हुई। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में, अभी हम देख के आए, राजस्थान लोक सेवा संघ की भी स्थापना की। तो सर्वाधिक उठक पड़क जो हुई द्वितीय चरण में हुई। प्रथम चरण में कुछ नहीं हुआ। प्रथम चरण में सिर्फ जो साधु सीताराम दास हैं, इन्होंने किसानों को समझाया कि आप किशन सिंह जो यहाँ का ठिकानेदार था उसकी शिकायत कहाँ कीजिए, मेवाड़ महाराणा के पास कीजिए। तो नानाजी और ठाकरे पटेल दोनों व्यक्तियों को भेजा जाता है। इनकी 6 महीने तक तो महाराणा से इनको मतलब मिलने ही नहीं दिया जाता है। 6 महीने बाद जब महाराणा मिलते हैं तो हामिद हुसैन नाम की समिति का यह गठन करते हैं जो कि किसानों की बातों को सही साबित करता है। उसके पश्चात कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई भी ठिकानेदार के पास कोई सूचना नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, तो जिससे उसके हौसले और बुलंद होते हैं। उन्होंने नानाजी और ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया ठिकानेदार ने। किसानों की मंशा टूट जाती है, मनोबल टूट जाता है, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। दूसरे चरण में साधु सीताराम दास या चित्तौड़गढ़ में जलसा चल रहा होता है, वहाँ पहुँचते हैं, विजय सिंह पथिक को भाषण देते हुए देखते हैं। विद्या प्रचारणी सभा का जो जलसा चल रहा होता है, वार्षिक उत्सव जिसको हम बोलते हैं, वो चल रहा होता है। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को आमंत्रण करते हैं कि आप हमारे बिजौलिया किसान आंदोलन की बागडोर को संभालिए। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। किसान पंचायत बोर्ड, उपरमाल पंचायत बोर्ड, बहुत सारी पंचायतें बनाते हैं। इस तरह से द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है। तो द्वितीय चरण मूल रूप से पूछे किसने चलाया, विजय सिंह पथिक ने। फिर सामने अपने आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण शांति का चरण था। तृतीय चरण में कुछ नहीं हुआ, सर्वाधिक उथल पुथल हुई। तृतीय चरण में जागृति आई। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में पंचड़ा नामक गीत भी गाया गया था माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो तृतीय चरण में कौन आए, तृतीय चरण में आए अपने जमनालाल बजाज। एक मिनट, जमनालाल बजाज। तृतीय चरण में कौन आए, जमनालाल बजाज। उनके साथ कौन आया, जमनालाल बजाज के साथ आए हरिबाबू उपाध्याय। तो तृतीय चरण शांति का चरण था। विजय सिंह पथिक को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इसके बाद तृतीय चरण में कोई भी ज़्यादा उथल पुथल नहीं हुई। किसानों ने कोई सभा नहीं की, कोई अधिवेशन नहीं किया। सीधे 2 नाम याद रखने हैं आपको तृतीय चरण में, जमनालाल बजाज, हरिबाबू उपाध्याय। प्रथम चरण में साधु सीताराम दास, नानाजी ठाकरे पटेल। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमवीर। ये सारे नाम आपके सामने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण से बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये बिजौलिया किसान आंदोलन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी डिटेल से वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर बिजौलिया किसान आंदोलन की पड़ी है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह ने प्रवेश कब लिया, 1916 में। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, सुअरों के आतंक से कौन सा आंदोलन हुआ। सुअरों के आतंक से कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन 1 दे रखा है हमें बेंगू, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजौलिया, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है शेखावाटी। सुअरों के आतंक से, देखिए, सुअरों के आतंक से आंदोलन हुआ था अलवर आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था, अलवर। अलवर आंदोलन के 2 कारण थे। अलवर आंदोलन के कितने कारण थे, 2। दोनों कारणों को आप याद रखना, पूछे जाते हैं। देखिए, अलवर आंदोलन के 2 कारण थे। पहला कारण था सुअरों का आतंक। पहला कारण क्या था, सुअरों का आतंक क्यों था भैया। देखिए, यहाँ का एक शासक था जयसिंह। कौन था, जयसिंह। अलवर का शासक बोले या ठिकानेदार बोले, कौन था, जयसिंह था। तो जयसिंह के द्वारा अलवर जो राज्य रियासत थी उसमें सुअरों का संरक्षित क्षेत्र कर रखा था उसने, कि भाई मैं सुअर पालूंगा, मुझे शिकार का शौक है सुअरों का, और ये क्षेत्र पर्टिकुलर सुअरों के संरक्षण के लिए, कोई भी किसान सुअरों की हत्या नहीं करेगा या उनके मारेगा नहीं। ये जयपुर के शासक जयसिंह ने, अलवर के शासक जयसिंह ने पर्टिकुलर कई क्षेत्रों को अलवर में संरक्षित कर रखा था। जब उसने क्षेत्रों को संरक्षित कर रखा था तो उसके अलावा क्या होता था, वहाँ पे जो किसान थे उनके खेत उन क्षेत्रों के बीच में थे। सुअर कभी कभी जो संरक्षित क्षेत्र है उससे निकलकर खेतों में कूद आते थे और किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे। इससे संबंधित किसानों में आक्रोश हुआ।
किसानों में जागृति आई और हम देखते हैं अलवर किसान आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में हमारे सामने निखर कर सामने आता है। तो सबसे पहला कारण क्या था? सुअरों का आतंक। दूसरा यहाँ का पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा कारण था भूमि बंदोबस्त कर का। क्या था? भूमि बंदोबस्त कर का। भूमि बंदोबस्त कर क्या था? देखिए अलवर में 3 कर लगे थे। अलवर में कितने कर लगे थे? 3 भूमि बंदोबस्त करों का लागू किया गया था अलवर में। देखिए आप एक बार में याद रखिए, सबसे पहला कर लगा था 1876 में। सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कर कब लगा था अलवर रियासत पे? 1876 में। उसके बाद उसमें बदलाव करके दूसरा लगाया था 1900 के आसपास में। दूसरा बंदोबस्त कर कब लगाया? 1900 के आसपास में। उसमें भी बदलाव करके तीसरा जो कर लगाया था वो 1923 और 24 में लगाया था। पहला लगा था 1876 में, कोई आंदोलन नहीं हुआ, सब कुछ शांति थी। दूसरा लगा था 1900 के आसपास में, जब भी कोई आंदोलन नहीं हुआ, बिल्कुल शांति थी। लेकिन जब तीसरा कर लगा 1923 और 24 के आसपास, इसमें अशांति फैल गई। इसमें अशांति क्यों फैली? इस कर में यह प्रावधान था कि अलवर रियासत में जो विशेष समुदाय है, विशेष समुदाय मतलब सामान्य, जो राजपूत है, जो ब्राह्मण है, उनके विशेष अधिकार पूरे समाप्त किए जाते हैं। विशेष अधिकार क्या थे? विशेष अधिकार यह थे कि यदि कोई राजपूत सेना में शहीद होता है तो उसको सरकार हर्जाना देगी, वो माफ़ करेंगे, वो हर्जाना देना बंद कर देंगे हम, ये इस कानून के अंदर था। उसके अलावा यदि कोई ब्राह्मण मंदिर की ज़मीन को करता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, ये इस बंदोबस्त कर के अंदर था। तो जब इतने सारे विशेष अधिकार जो ब्राह्मणों और राजपूतों को दिए जाते थे वो इस 23-24 वाले बंदोबस्त कर में समाप्त किए गए, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक सभा का गठन किया गया। दिल्ली अधिवेशन में पहुंचे सभी। 1925 में दिल्ली अधिवेशन में क्षत्रिय महासभा का उद्घाटन किया था। इस तरीके से अलवर जो निमुचाणा कांड अभी हम सज्जू सिंह जनरल डायर का पढ़ के आए हैं, वो इसी से पूरा इसी अलवर रियासत से, अलवर के उससे संबंधित है। तो आपको समझ में आया होगा कि अलवर के कारण क्या थे। पूछे जाते हैं अलवर के कारण 2 ही थे, एक सुअरों का आतंक था और एक भूमि बंदोबस्त कर था। एक टीको नाम का अधिकारी था, उसने भूमि बंदोबस्त कर लगाया था 1923-24। तो इसका उत्तर क्या है? अलवर। आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मेवाड़ की पन्नाधाय ने किसकी जान बचाई? मेवाड़ की पन्नाधाय ने किसकी जान बचाई? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, तो आशा है मुझे कि आपको प्रश्न देखते ही उत्तर इसका आ गया होगा। ऑप्शन 1 दे रखा है अजीत सिंह की, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह की, ऑप्शन 3 दे रखा है जय सिंह की, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 पन्नाधायें थी, एक मेवाड़ की थी और एक मारवाड़ की थी। मेवाड़ की पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई। किसकी जान बचाई? उदय सिंह की। बनवीर एक व्यक्ति था जो उदय सिंह को मारना चाहता था। मेवाड़ में एक नौकरानी थी पन्नाधाय जिसको बोलते हैं अपन, वो थी। उन्होंने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया था और उदय सिंह को ले गई थी उठा के। तो उदय सिंह की जान किसने बचाई? मेवाड़ की पन्नाधाय है, जिनका नाम ही पर्टिकुलर पन्नाधाय था। कुछ और नाम कहीं भी किसी भी इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है, सिर्फ नाम ही पन्नाधाय मिलता है। जबकि मारवाड़ की एक पन्नाधाय थी, उन्होंने अजीत सिंह की जान बचाई थी। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। उनको बोलते हैं गोरा, उनका नाम था गोरा। नाम क्या था? गोरा, या बाघेली महिला भी बोलते हैं उनको, बाघेली महिला। जान किसकी बचाई थी? अजीत सिंह की। ये दोनों पन्नाधाय है, आप थोड़ा सा याद रखें। ये मारवाड़, ठीक है, ये मारवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ का आपके सामने, मेवाड़ की पन्नाधाय उदय सिंह की जान बचाई, अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। चलिए MBC मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? देखिए जब ब्रिटिश सरकार का राजस्थान में प्रवेश हो चुका था, अपने अजमेर के दौलत राव सिंधिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब दौलत राव सिंधिया से युद्ध लड़ा गया, दौलत राव सिंधिया को हरा दिया गया। उस समय राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम पड़ चुके थे। उसके बाद उसने कई बटालियन, कई सैन्य छावनियों का निर्माण करना यहाँ प्रारंभ किया। हमसे पूछा है MBC अर्थात मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं 1834 में, 1835 में, 1841 में। 3 ऑप्शन, तीनों के बारे में आप समझिए। देखिए 1834 में स्थापना हुई थी शेखावाटी ब्रिगेड की। किसकी स्थापना हुई थी साथियों? शेखावाटी ब्रिगेड की।
शेखावाटी ब्रिगेड। ठीक है, 1835 में हुई थी जोधपुर लीजियन की। किसकी हुई थी? जोधपुर लीजियन। और 1841 में हुई थी एमबीसी की। 1841 में किसकी हुई थी? एमबीसी की। तो ये सैन्य छावनियाँ थी, ये सैन्य छावनियाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बटालियनें थी, ब्रिटिश सरकार की बटालियनें थी, जो कहीं भी दमन होता है या कहीं भी कुछ क्रांति होती है उसका दमन करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। चलिए, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से नहीं लगता? बहुत आसान प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से नहीं लगता? ऑप्शन देखिए, जयपुर नहीं लगता, चूरू नहीं लगता, अलवर नहीं लगता, धौलपुर नहीं लगता। कौन सा जिला है जो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए साहब, आप इसकी एक ट्रिक याद रखिए थोड़ा सा। इसकी एक ट्रिक है, जय भजो हनुमान शेखावाटी आए। ये उसकी ट्रिक है जो राजस्थान के जिले से हरियाणा से, राजस्थान के जिले किससे? हरियाणा से टच होते हैं। जैसे जयपुर, जैसे क्या है? जयपुर, वैसे भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, हनुमान से कौन सा होगा? हनुमानगढ़, ऐसे हनुमान से हनुमानगढ़। शेखावाटी से, शेखावाटी के तीनों जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, आय से अलवर। तो देख लीजिए आप कौन सा जिला इसमें सीमा नहीं बनाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जयपुर सीमा बनाता है, चूरू बनाता है और अलवर भी बनाता है, धौलपुर नहीं बनाता। फिर धौलपुर किससे बनाता है? धौलपुर यूपी से बनाता है, एमपी से बनाता है। एमपी और यूपी से कौन सा जिला बनाता है? धौलपुर। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन बन दे रखा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर, प्रतापगढ़। कौन सा जिला है जो गुजरात से सीमा नहीं बनाता है? इसका उत्तर तो आपको देखते ही आ गया होगा। इसका उत्तर क्या है? उदयपुर सीमा बनाता है, बांसवाड़ा सीमा बनाता है और जालौर भी सीमा बनाता है। कौन सा नहीं बनाता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किससे बनाता है? एमपी से। चलिए, अर्जी नामक गीत किसकी याद में गाया गया? अर्जी नामक गीत जो था वो किसकी याद में गाया गया? देखिए, ऑप्शन बन दे रखा है अपन को, प्रेम भील की याद में गाया गया, ऑप्शन 2 ठाकरी पटेल, ऑप्शन 3 नानक भील, ऑप्शन 4 कृपा जी। किसकी याद में गाया गया अर्जी नामक गीत? देखिए, माणिक्यलाल वर्मा है। किसकी रचना आई है? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की 2 ही रचना फेमस है। सारे आंदोलनों में माणिक्यलाल वर्मा से प्रश्न आता है तो 2 ही रचना फेमस है। पहला प्रश्न आता है पंचड़ा। पंचड़ा पूछा जाए किसने लिखा तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किस आंदोलन के लिए लिखा तो लिखना बिजोलिया। पंचड़ा किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। बिजोलिया में जो किसान थे उनको जागृत करने के लिए जो गीत गाया उसको बोलते हैं पंचड़ा। किसकी रचना है? माणिक्यलाल वर्मा की। ये तो आपकी हो गई पहली। माणिक्यलाल वर्मा की एक और है, दूसरी आपके सामने है आरजी, पूछी जाती हैं। माणिक्यलाल वर्मा की दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं, किसी न किसी एग्जाम में आई हुई होती हैं और आएंगी हमेशा। तो आरजी नामक जो गीत था किसकी याद में गाया गया? नानक भील। किसकी याद में गाया गया? नानक भील की याद। ठीक है, ये दोनों माणिक्यलाल वर्मा की रचनाएं आपके सामने एक बोर्ड पर। चलिए, तो इसका याद रखना थोड़ा सा, नानक भील की याद में गाया गया था। भूला बिसरा राजा किस शासक को कहते हैं? देखिए, प्रश्न है हमारा, भूला बिसरा राजा किस शासक को कहते हैं? ऑप्शन बन दे रखा है हमें, राव कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव गंगा सिंह। भूला बिसरा राजा किस शासक को कहते हैं? देखिए, भूला बिसरा राजा पूछे आपसे,
आपसे पूछे भूला बिसरा राजा, या पूछे आपसे प्रताप का अग्रामी, प्रताप का अग्रामी, दोनों का उत्तर एक ही है, राव चंद्रसेन। क्यों बोलते हैं भाई राव चंद्रसेन को? सॉरी, देखिए जिस तरह महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कई फरमान भेजे, कई प्रयास किए, उसी तरह राव चंद्रसेन के लिए भी अधीनता स्वीकार करवाने को अकबर ने कई कोशिशें की, लेकिन राव चंद्रसेन अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं की राव चंद्रसेन ने। उसके अलावा राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कई युद्ध लड़े, गुप्त रूप से कई योजनाएं बनाई राव चंद्रसेन ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रताप का अग्रामी बोलते हैं। प्रताप का अग्रामी इसलिए बोलते हैं कि प्रताप ने जिस तरह वर्क किया, जिस तरह पहाड़ों में रहे, जिस तरह काम किया मुगलों के खिलाफ, सेम वैसे ही राव चंद्रसेन ने भी किया। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? राव चंद्रसेन। चलिए, अंग्रेजों के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव किस शासक को दिए? अंग्रेजों के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव किस शासक को दिए? देखिए, ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मदन पाल, ऑप्शन 4 दे रखा है राम सिंह द्वितीय। चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो अंग्रेजों से संबंधित हैं। चारों ऑप्शनों में से किसी न किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई प्रश्न हमको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलता है। तो चलिए, आज आपके सामने इन चारों प्रश्नों को मैं खोल के रखता हूँ, चारों ऑप्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव किस शासक को दिए? सबसे पहले ऑप्शन हमें दे रखा है गंगा सिंह। देखिए, गंगा सिंह के बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए। गंगा सिंह एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे पृथ्वी पर, उसमें हिस्सा लिया। तो पूछा जाए एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो कौन है? गंगा सिंह। उसके अलावा गंगा सिंह है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी 2 सैन्य बटालियन भेजी थी। गंगा सिंह ने कौन कौन सी सैन्य बटालियन भेजी थी? एक का नाम था शार्दुल लाइट इन्फेंट्री और एक का नाम था गंगा रिसाला। तो गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भाग लिया, एक तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी गंगा सिंह ने भाग लिया। तो गंगा सिंह के बारे में फैक्ट पूछा जाता है कि किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा गंगा सिंह ने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया। ठीक है, उसके अलावा गंगा सिंह ने क्या किया? पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग लिया, पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, तो ये राव गंगा सिंह से संबंधित कंसेप्ट, तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। तीनों में से किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। आइए आगे ऑप्शन है सरदार सिंह। सरदार सिंह ने क्या किया भाई? जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो सरदार सिंह ने राजस्थान से बाहर मतलब हरियाणा में, राजस्थान से बाहर हिसार हरियाणा में और सिरसा, दोनों हिसार और सिरसा जो हरियाणा में पड़ते हैं, दोनों शहरों में गए, क्रांति का दमन किया। तो ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर अपने कदम रखे? पूछा जाए तो कौन है? सरदार सिंह। कौन है? सरदार सिंह। पूछा जाए ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए अपने कदम राजस्थान से बाहर रखे या राजस्थान से बाहर गए? तो कौन है? सरदार सिंह। कहाँ गए? हिसार गए। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और कहाँ गए? सिरसा गए। तो सरदार सिंह के द्वारा 1857 क्रांति का दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर गए। ठीक है, आगे दे रखा है मदन पाल। मदन पाल वो शासक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया। जब राम सिंह द्वितीय जो कोटा के शासक हुए थे,
राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया कोटा जन विद्रोह के दौरान। तो मदन पाल ही वो शासक थे जो अपनी सैन्य बटालियन लेकर, अपनी सेना लेकर और राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद से छुड़वाया था। इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर राम सिंह द्वितीय को 17 तोपों की सलामी दी। तो राम सिंह द्वितीय के बारे में आप याद रखना कि अंग्रेजों के द्वारा 17 तोपों की सलामी, ठीक है। 17 तोपों की सलामी किसको दी गई? मदन पाल कहाँ के हैं? करौली के, ठीक है। आगे ऑप्शन दे रखा है हमें राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय 2 हुए थे 1857 की क्रांति के समय। राम सिंह द्वितीय कितने थे? 2 थे। कौन कौन से थे? एक थे कोटा में और एक थे जयपुर में। यदि कोटा वाले का ऑप्शन अपन देखें, कोटा वाले को देखें तो देखिए कोटा वाले जो राम सिंह द्वितीय थे उन पर अंग्रेजों ने कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसका आरोप लगा दिया था, और कोटा वाले राम सिंह द्वितीय को जो 17 तोपों की सलामी दी जाती थी उसको घटाकर 13 कर दिया था। तो कोटा वाले का तो क्या किया? तोपों को घटाया। और जयपुर वालों को देखें तो जयपुर वाले जो शासक थे राम सिंह द्वितीय को, इनको सितारे हिंद की उपाधि दी, सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। पूछा जाए सितार ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने किस शासक को नवाजा? तो राम सिंह द्वितीय जयपुर। ये हमेशा आप याद रखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। देखिए कैसे अंग्रेजों के द्वारा टिब्बी परगने के 41 गांव किसको दिए गए? सरदार सिंह को दिए गए। सरदार सिंह को क्यों दिए गए? मैंने आपको कारण बताया कि सरदार सिंह ने राजस्थान से बाहर जाकर हिसार हरियाणा, सिरसा हरियाणा में 1857 की क्रांति का दमन किया। उसके अलावा गंगा सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने गए। प्रथम विश्व युद्ध में तो इन्होंने 2 अपनी सैन्य बटालियन भी भेजी, गंगा रिसाला और शार्दुल लाइट इन्फेंट्री। उसके अलावा गंगा सिंह ने पेरिस में शांति जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी हिस्सा लिया। मदन पाल ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। अपनी पूरी सैन्य बटालियन लेकर मदन पाल कोटा में जन विद्रोह को रोकने आए। राम सिंह द्वितीय को नजरबंद से बचाया, छुड़ाया था। तो इसलिए राम सिंह मदन पाल से खुश होकर अंग्रेजों के द्वारा इनको 17 तोपों की सलामी दी गई। और कौन है? मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले को सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा, जबकि कोटा वाले को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसको घटाकर 13 तोपों की सलामी कर दिया। तो ये राम सिंह द्वितीय से संबंधित कंसेप्ट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राई के भाव रात को बीते। राई के भाव रात को बीते किस दुर्ग के लिए प्रचलित है या किस दुर्ग के लिए कहा गया है? राई के भाव तो रात को बीते। देखिए ऑप्शन 1 दे रखा है हमें कुंभलगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है हमें जूनागढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है तारागढ़ और ऑप्शन 4 दे रखा है जालौर दुर्ग। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि इसको देखने में सिर की पगड़ी गिर जाए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना, ये कहा गया है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसको देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है? कुंभलगढ़ के बारे में। सीधी लाइन आती है कि किस दुर्ग के लिए ये कहा गया है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाए। तो किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है ना। आगे हमें दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को बोलते हैं जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर, ठीक है। आगे एक और दे रखा है हमें तारागढ़ दुर्ग। अब ये तारागढ़ कौन सा दुर्ग है ये कंसेप्टली नहीं है क्लियर, क्योंकि तारागढ़ 2 हैं, एक तारागढ़ बूंदी में और एक तारागढ़ अजमेर में। यदि हम इसको अजमेर वाला तारागढ़ मानते हैं तो अजमेर वाले तारागढ़ को बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। बूंदी वाला मानते हैं तो बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में तो उसकी आकृति तारे के समान है बस, इसलिए उसको तारागढ़ कहा जाता है। और इसे तारागढ़ में रानी तारा की वजह से इसका नाम पड़ा तारागढ़। राई के भाव रात को बीते किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? जालौर दुर्ग के लिए प्रचलित है। जालौर दुर्ग को और क्या बोलते हैं? जालौर दुर्ग को बोलते हैं सुवर्णगिरी।
क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी नहीं है, ये याद रखना। स्वर्णगिरी जैसलमेर है, सुवर्णगिरी कौन सा है? जालौर। देखिए जालौर दुर्ग के बारे में क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी। क्यों बोलते हैं भाई? राई के बाब रात को बीते। जालौर दुर्ग के बारे में, दुर्ग था उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तो जालौर दुर्ग का जो परकोटा उसका निर्माण हो रहा था, उनको पता चला था कि आक्रमण होने वाला है, तो जल्दी जल्दी में जालौर दुर्ग की जो एक दीवार थी उसको वो मिट्टी का बना गए। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति यहाँ आते हैं तो उनको एक्चुअली में पता नहीं रहता है कि कौन सी दीवार दुर्ग की जो है वो कमज़ोर है, मिट्टी की है। तो इसलिए एक व्यक्ति से सलाह ली जाती है। वो व्यक्ति सलाह देता है कि आप ऐसा कीजिए, मार्केट जाइए और राई खरीद कर लाइए, राई को तेल में भिगोइए और सारी दीवारों पर राई फेंकवाइए। जिस दीवार पर राई चैंट गई वो दीवार क्या है? मिट्टी की है। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति होते हैं, जो सेना होती है, वो बाज़ार में उतरती है नीचे और राई सभी व्यापारियों से, पूरी राई जितनी भी राई थी जालौर में, सब खरीद लेते हैं वो। तो एक व्यापारी के मन में वो आती है कि यार आज राई का थोड़ा क्या है, ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो क्यों ना मैं राई जैसलमेर से और ज़्यादा राई भर के लाऊँ। तो वो अपनी गाड़ी लेकर कहाँ पहुँच जाता है? जैसलमेर, और वहाँ से बहुत सारी बोरियों से राई भर के लाता है रात ही रात में। जबकि इधर जालौर में जो दुर्ग था उस पर उन्होंने राई को तेल में भिगोकर सारी दीवारों पर फेंका और एक दीवार पर राई चैंट गई, उस दीवार को तोड़कर और अंदर घुस गए थे। तो जालौर दुर्ग को पूर्णतः विजय कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो व्यक्ति आता है जो राई लेने गया था, वो व्यक्ति गाड़ी भर के राई को फिर राय लेके कि भाई राई ले लो, राई ले लो, राई ले लो। तब अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है वो बोलता है कि राई के भाव तो भाई रात को ही बीते, कि राई की ज़रूरत हमको रात में थी, हमने उसका उपयोग कर लिया, तो राई के भाव रात को बीत गए, अब तो राई के भाव गिर गए। तो ये किसके प्रति कहा गया है? किस दुर्ग के लिए कहा गया है? जालौर दुर्ग के प्रति। चलिए थोड़ा सा याद रखिए जालौर दुर्ग का। चित्रशाला कहाँ स्थित है? देखिए कई बार एग्जामों में सीधा वन लाइन फैक्ट पूछा जाता है, चित्रशाला सर्वाधिक आता है चित्रशाला से। चित्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बन दे रखा है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, 4 ऑप्शन। चित्रशाला कहाँ स्थित है? 1 मिनट, ये ब्लर हो गया, 1 मिनट रुको, इसको ठीक करते हैं। हाँ अब दिख रहा क्लियर? चलिए देखो चित्रशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। चित्रशाला कहाँ स्थित है? देखिए चित्रशाला से प्रश्न नहीं आता, तो चित्रकला में बहुत सारे भंडार हैं, बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, बहुत सारी वो हैं बिल्डिंगें हैं, उनसे प्रश्न आता है। तो देखिए एक बार हम उन सभी को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पूरे जितने भी राजस्थान में हैं, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो उनको एक बार में उतार लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जीनभद्र सूरी भंडार, जीनभद्र सूरी भंडार कहाँ है भाई? ये जीनभद्र सूरी भंडार पूछा जाए तो जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। जीनभद्र सूरी भंडार कहाँ है? जैसलमेर में। दूसरा आपने जैसलमेर के नीचे उतरो, बीकानेर में, तो अनूप पुस्तकालय पूछा जाए, अनूप पुस्तकालय कहाँ है? अनूप पुस्तकालय कहाँ है? बीकानेर में। चलिए बीकानेर से थोड़े पूर्व की तरफ आते हैं अपन, तो जोधपुर आता है। जोधपुर में क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। चलिए जोधपुर से भी इधर आते हैं अपन, तो आता है अपन को जयपुर, और जयपुर में क्या है? पोथीखाना। देखिए पोथीखाना जो है ना, यदि फर्स्ट ऑप्शन में आपको जयपुर ना मिले और आमेर मिले तो आप आमेर को ही टिक करना, और उसमें जयपुर भी और आमेर भी हो, जब भी आप क्या टिक करोगे? आमेर। लेकिन आमेर ना हो तो जिला कौन सा है? जयपुर। पोथीखाना आमेर में, आमेर यदि ऑप्शन में ना मिले आपको तो आपको जाना है जिले पे। जिला कौन सा है? जयपुर। पोथीखाना हो गया। इधर से अपने और क्या है? चित्रशाला, चित्रशाला, चित्रशाला अपने बूंदी में। तो ये आपके सामने 5 कंसेप्ट हैं। एग्जाम में किसी ना किसी एक कंसेप्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जीनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर में, अनूप पुस्तकालय बीकानेर में, मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में, और पोथीखाना आमेर में, और चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में। हमारा जो प्रश्न था
चित्रशाला कहाँ स्थित है? चित्रशाला आपको उत्तर मिल गया होगा, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? सर्वाधिक पूछा गया भाई। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? चित्रशाला का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। ठीक है, इसलिए तो बूंदी चित्रकला या हाड़ौती चित्रकला में हम पढ़ते हैं कि उम्मेद सिंह का शासन जो है वो स्वर्णिम काल माना जाता है हाड़ौती चित्रकला का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? देखिए ऑप्शन बन दे रखा है हमें, गोविंद गिरी ने की। ऑप्शन बन दे रखा है, गोविंद गिरी ने की, मोतीलाल तेजावत ने की, साधु सीताराम दास ने की और विजय सिंह पथिक ने की। संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना देखिए, संप सभा। चलिए पहले आप इनके बारे में देखिए। जो गोविंद गिरी है ना, उन्होंने भगत आंदोलन चलाया। थोड़ा सा पहले ऑप्शनों के बारे में पढ़ते हैं अपन। भगत आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने क्या चलाया? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन किसने चलाया? मोतीलाल तेजावत ने। साधु सीताराम दास ने क्या चलाया? बिजौलिया आंदोलन। ठीक है, विजय सिंह पथिक बिजौलिया में 1916 में प्रवेश लेते हैं, अभी हम पढ़ के ही आए हैं। देखिए भगत आंदोलन के प्रणेता पूछे तो गोविंद गिरी, एक ही आंदोलन की प्रणेता पूछे तो मोतीलाल तेजावत, और संप सभा हमसे पूछा है तो देखिए संप सभा को देखिए आप। संप सभा, संप सभा की स्थापना पूछे तो 1883 कब हुई भाई? 1883 में हुई। ठीक है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन पूछे तो 1903 में हुआ। कब हुआ? 1903 में हुआ। और संप सभा की स्थापना पूछे तो किसने की? गोविंद गिरी ने। ये जो भीलो जनजाति है, भील आदिवासी जो जनजाति है, उनसे संबंधित ये सभाएं थी, ये आंदोलन थे। गोविंद गिरी ने भीलों के जीवन के संदर्भ में बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारी सभाओं की स्थापना की है, बहुत सारी ग्राम सभा, बहुत कुछ किया है। गोविंद गिरी का बहुत बड़ा योगदान हम पढ़ते हैं भीलों के संदर्भ में। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया है, गोविंद गिरी ने भगत पंथ भगत आंदोलन दोनों चलाए हैं। तो चलिए ये प्रश्न, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, गोविंद गिरी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध? बेदारा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, चीलावास का युद्ध। किस युद्ध को भाई काला गोरा का युद्ध कहा जाता है? देखिए काला गोरा का युद्ध, काला गोरा के युद्ध से आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। काले मतलब अपन, गोरा मतलब अंग्रेज। तो अपना और अंग्रेजों का युद्ध कौन से युद्ध को कहा जाता है? हमें ऑप्शन दे रखे हैं, बिथोड़ा और चीलावास। तो किस युद्ध को कहा जाता है? चीलावास के युद्ध को कहा जाता है। किस युद्ध को कहा जाता है? चीलावास के युद्ध को कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा आप इस युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, पूछ लिया जाए। चीलावास का युद्ध, देखिए चीलावास को जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। चीलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ थे अपने ठाकुर खुशहाल सिंह, एक तरफ कौन थे? ठाकुर खुशहाल सिंह, प्लस उनके सामने थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन प्लस जोधपुर लीजियन के साथ में तख्त सिंह की सेना, तख्त सिंह उनके साथ था। उसके अलावा जो यहाँ का मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन। तो चीलावास के युद्ध में ही मैक मौसन ठाकुर खुशहाल सिंह को हत्या चढ़ जाता है, ठाकुर खुशहाल सिंह के हाथ लग जाता है और इसका सिर काटकर आऊबा के किले के बाहर लटका दिया जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रखना कंसेप्ट, चीलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। और एक और इसमें बिथोड़ा का दे रखा है, देखिए बिथोड़ा के को भी थोड़ा सा देखिए आप। बिथोड़ा का युद्ध, देखिए बिथोड़ा का युद्ध हुआ था का युद्ध। अभी हमने किसका देखा है? अभी हमने देखा है चीलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य हुआ? भाई ठाकुर खुशहाल सिंह है, ठाकुर खुशहाल सिंह एक तरफ कौन है? ठाकुर खुशहाल सिंह। दूसरी तरफ तख्त सिंह की सेना
तख्त सिंह की सेना का सेनापति था ओनाड सिंह। कौन था? ओनाड सिंह। और ओनाड सिंह के साथ में एक और व्यक्ति आया था, हीथकोट। अंग्रेजी सेनापति था ये हीथकोट, ठीक है, हीथकोट। तो देखिए ओनाड सिंह और हीथकोट दोनों आए थे जोधपुर की तरफ से, जोधपुर के शासक तख्त सिंह की तरफ से। और सामने कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह था। ठाकुर खुशहाल सिंह ने ओनाड सिंह की हत्या कर दी थी इस युद्ध में। तो हार किसकी हुई? तख्त सिंह की। हार किसकी हुई? तख्त सिंह की। अर्थात ठाकुर खुशहाल सिंह ने, हीथकोट तो भाग खड़ा होता है यहाँ से और ओनाड सिंह ठाकुर खुशहाल सिंह के हाथ लग जाता है। तो ठाकुर खुशहाल सिंह ओनाड सिंह की हत्या कर देते हैं इस युद्ध में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिए, एक चिलावास का युद्ध, एक बिथौड़ा का युद्ध। तो चिलावास किसी युद्ध को काला गोरा का युद्ध बोलते हैं, तो चिलावास के युद्ध को काला गोरा का युद्ध बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? प्रश्न है हमारा, कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? देखिए कोटा के जन विद्रोह को थोड़ा सा आप डीपली पढ़िएगा, क्योंकि सबसे भीषण जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोटा में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो कोटा में जन विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर को। क्रांतिकारी कर्ता कौन थे यहाँ? एक तो थे जयदयाल, साथ में कौन थे? मेहराब खां, मेहराब खां, ठीक है। दो क्रांतिकारी कर्ता थे, जयदयाल और मेहराब खां। शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, अभी बता के आ रहा हूँ मैं आपको कि जयदयाल और मेहराब खां ने जनता के साथ मिलकर राम सिंह द्वितीय को कोटा के महल में नज़रबंद कर दिया गया था। करौली के मदन पाल जो है वो अपनी सैन्य बटालियन लेकर, सेना लेकर आते हैं, राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद से छुड़ाते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा इस पूरे जन विद्रोह का आरोप राम सिंह द्वितीय पर रख दिया जाता है। राम सिंह द्वितीय की 17 तोपों की सलामी को 13 कर दिया जाता है, जबकि मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है और कोटा जन विद्रोह में 15 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। चलिए हाँ, उसका उत्तर आपने लिख लिया 15 अक्टूबर। चलिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? मत्स्य संघ, अभी हम मत्स्य संघ पढ़ के आ रहे हैं। राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। ये धौलपुर नरेश हैं। उदयभान सिंह कहाँ के हैं? धौलपुर के, ठीक है। मान सिंह जयपुर के हैं। भीम सिंह कोटा के हैं और भूपाल सिंह उदयपुर के हैं, ठीक है। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। चलिए धन्यवाद। ये एक मॉडल पेपर मैं बीएसटीसी के प्रश्नों को, पुराने पेपरों को देख के उसके आधार पर तैयार कर आपके लिए लेकर आया था। इस मॉडल पेपर में आप देखिए हिस्ट्री से मैंने प्रश्न समाहित किए हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी के भी प्रश्न लिए, नदियों का लिया था, उसके अलावा सीमाओं से संबंधित प्रश्न लिया था। कला संस्कृति के इसमें मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पाया हूँ, 1-2 प्रश्न कला संस्कृति के थे। हिस्ट्री के मैंने पर्टिकुलर इसमें ज़्यादा प्रश्न समाहित किए हैं। तो ये मॉडल पेपर बीएसटीसी को देखकर मैंने एक बनाया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे फिर कल हम एक नए मॉडल पेपर के साथ, एक नई टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।